अमेरिका और यूके एक नेवल मिलिट्री अलायंस बनाने की तजवीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये नई डेवलपमेंट आपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर और सिचुएशन पर किस किस्म के इम्पैक्ट डालेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन साहिबा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये डेस्परेट मेजर्स हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो वेस्टर्न हेजेमनी गल्फ के एरिया में थी वो लूज ना हो। पिछले 4.5 महीनों की जंग में एक चीज ये प्रूफ कर दी है दुनिया को कि इस इलाके को अमेरिका या अमेरिका के जो हलीफ हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका ने पिछले 4.5 महीनों में इजराइल के साथ मिलके हर कोशिश कर ली है, हर किस्म के जहाज को ले आए हैं, हर किस्म का अटैक कर लिया है, लेकिन वो ईरान थिएटर को जीत नहीं सके। और यहाँ जो है ना, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक इज्जत का मसला बन गई है। अब वो ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, जो कि जंग से पहले भी खुली हुई थी, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि इस इलाके में ईरान का कोई असर रसूख ना हो, जो कि ईरान नहीं मान रहा। सो मेरे ख्याल में अगर यूके और अमेरिका मिलके कोई मैरीटाइम अलायंस कर भी लेंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकते, क्योंकि बंद करना बहुत आसान है, उसको खुलवाना और फिर खुले रखना वो बहुत ही मुश्किल काम है। और आई डू नॉट थिंक सो कि अमेरिका और यूके जो है वो अपने मैरीटाइम एसेट्स को इतना रिस्क में डालेंगे, क्योंकि अगर आप देख लें कि उन्होंने ब्लॉकेट भी किया, या अभी भी जो उनकी 5th फ्लीट है जो कुवैत से ऑपरेट कर रही है, वो अपने आप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर रख रही है ताकि कहीं डायरेक्ट ईरानियन अटैक में ना आ जाए। अगर उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों को मिलकर खुलवाना भी पड़ा तो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि उनके नेवल एसेट्स जो हैं वो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज में होंगे। एंड आई डू नॉट थिंक सो कि वो ये रिस्क लेंगे, क्योंकि इस एक भी अगर जहाज हिट हो गया और यानी वो आउट ऑफ एक्शन हो गया तो वो दोनों की प्रेस्टीज के लिए एक बहुत बड़ी बात हो। तो फिर ये नेवल अलायंस पॉइंटलेस हुआ आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो है ना, देयर इज नो वे फॉरवर्ड अदर देन कि जी कि क्या कहते हैं कि गल्फ के रीजन को गल्फ कंट्रीज और ईरान के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो एक अभी तक पिछले 50 सालों में जो क्या कहते हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इधर एक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इनको दिया था, जो कि एक सिक्योरिटी थी अगेंस्ट अ परसीव्ड थ्रेट ईरान, उसकी फेलियर के बाद मैं समझता हूं कि अब अगर इस इलाके को गल्फ कंट्रीज और ईरान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो सूनर एंड लेटर वो एक इस तरह का आपस में मुआहदा कर लेंगे जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकती है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी हर एक के लिए। Let's hope it happens eventually sooner than later. अच्छा, अमेरिका ने रोज हमले करने शुरू किए हुए हैं ईरान पे। आपके ख्याल में इज इट एस्केलेटिंग टुवर्ड्स समथिंग बिगर? और क्योंकि ये अपने मजीद फौजी दस्ते भी ला रहा है, मजीद इक्विपमेंट भी ला रहा है, और डू यू थिंक दीज आर जस्ट पावर टैक्टिक्स टू ब्रिंग ईरान बैक टू टेबल ऑन अमेरिकाज ओन टर्म्स? जी महरीन साहब, एक्चुअली एग्जैक्टली यही है। अगर आपको याद हो कि जब इस्लामाबाद MOU साइन हो रहा था उस वक्त भी ईरान ने इस चीज का इजहार किया था कि क्या कहते हैं कि अगर पीस डील ना हुई तो कहीं ये तो नहीं कि ईरान और अमेरिका और इजराइल जो हैं वो ये ब्रेक ले रहे हैं अपने आप को रिफर्बिश करने के लिए या अपने आप को री इक्विप करने के लिए। और अब ये लगता है 1.5-2 महीने के बाद कि शायद ये वही बात थी कि वो अपने आप को दोबारा री आर्म करना चाह रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जंग उस नहज पे चली गई है कि जो है क्या कहते हैं कि नो पार्टी कैन टेक अ डिसाइसिव विक्ट्री। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका बिल्कुल ईरान को घुटने टिकवा दे या ईरान अमेरिका को इतना मजबूर कर दे कि वो अमेरिका सब कुछ छोड़ के इस इलाके को खाली कर दे। सो अब एक स्टेलमेट की सिचुएशन है और इसका हल मेरे नजदीक
इस्लामाबाद एमओयू ही है कि True, जिसके अंदर true. से एक बेहतरीन पीस डील निकल सकती है। चलें, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए महरीन साहिबा कि जब ये सेकंड फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसमें अमेरिका और इजराइल एक ही थिएटर के अंदर अपनी पावर को शो नहीं कर रहे। अमेरिका जो है वो ईरान थिएटर को लुक आफ्टर कर रहा है और पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ उसमें ठीक है, मबजूल कराई दी है। बिल्कुल ठीक है। जबकि इजराइल जो है वो बड़े आराम से लेबनान और मिडल ईस्ट थिएटर को देख रहा है और पिछले 6 से 7 हफ्तों में उसने वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेन्स किए हैं। That is उसने कोई true, that is 70% true. गाजा के ऊपर कब्जा किया है, True, उसने true. 30% लेबनान के ऊपर कब्जा किया है, ठीक है। उसने पैलेस्टाइन के साथ अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड किया है और वो that is इवन true. सीरिया के अंदर जाके उसने It's, अभी रिसेंटली वेस्ट बैंक और माउंट हर्मन को क्रॉस करके It's वो truly सीरिया के अंदर भी expanding like a 15-20 cancer. किलोमीटर चल रहा है। I agree with you. चलिए हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अमेरिका और यूके मिलकर जो है वो हॉर्मूज को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं फॉर सम टाइम। किस किस्म का रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे ईरान से और खित्ते की सिचुएशन पे किस किस्म का चेन रिएक्शन होगा आफ्टरवर्ड्स? मेरे ख्याल में ये वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है महरीन साहिबा जो बड़ी मुश्किल है कंसीव करना, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता तो अमेरिका जो है वो इतनी हजीमत इधर ना सहता। देखिए ईरान थिएटर में सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान इस चीज का हुआ है कि उसका वो जो एक ऑरा था ऑफ बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और एक था कि जी कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो टोटली पाश हो गया है। और जो है ना क्या कहते हैं, अगर इफ दिस वाज पॉसिबल देन दे वुड हैव डन इट मच अर्लियर। असल में अमेरिका का इस वक्त जो सबसे बड़ा डायलेमा महरीन साहिबा है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो अमेरिका के अंदर भी बहुत अनपॉपुलर है, और इसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो बॉडी बैग्स घर ले जाने को आमादा नहीं है। आप एयर पावर से एनिमी को वीक तो कर सकते हैं आप, लेकिन आप उसको ना ऑब्लिटरेट कर सकते हैं और ना ही आप उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें। Yes. और अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो हमें पता है, हम सबको पता है और अमेरिका को सबसे ज्यादा पता है कि जो ईरान की 3 लैंड फोर्सेस हैं, पासदारान, उनकी रेगुलर आर्मी और जो है खातिमुल अंबिया ब्रिगेड, ये तीनों जो फोर्सेस हैं वो इंटैक्ट हैं। एंड जब भी जंग होगी, बेशक गल्फ कंट्रीज के साथ हो या अमेरिका के साथ हो और या यूके के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जो भी कंट्री बूट्स ऑन ग्राउंड करेगी उसको बॉडी बैग्स उठाने पड़ेंगे। यानी कि अगर ये सिचुएशन होती है तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल। दैट इज ट्रू। अगर इस टाइम तुर्की, कतर और मिस्र और पाकिस्तान ये मिलके सालसी का एक किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू थिंक दीज कंट्रीज हैव द पावर टू एक्चुअली ब्रिंग सम चेंज? क्या ये सालसी में कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे? एक्चुअली मेरे ख्याल में महरीन साहबा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के पास ये लीवरेज हासिल है इस इलाके में। कतर, तुर्की या मिस्र के साथ जो है ना, ईरान इज नॉट वेरी कंफर्टेबल क्योंकि उसके डिप्लोमेटिक या जो है ना सोसाइटल इश्यूज हैं इन कंट्रीज के साथ। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है अदर देन दी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में सूनर और लेटर इन दोनों कंट्रीज को अब ये एहसास हो रहा है कि इस तरह जो सिचुएशन है वो ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलाई जा सकती। यानी कि अमेरिका इंसेसेंट बॉम्बिंग करता रहे और ईरान उसी तरह उसको रिटेलिएट करता रहे, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटजी में जो सबसे बड़े लूजर्स हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं, और गल्फ कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली भी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। सो मेरे ख्याल में सूनर और लेटर दे हैव टू कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल एंड पाकिस्तान इज देयर बेस्ट बेट। एंड मेरे ख्याल में इस्लामाबाद एमओयू इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट कि जिसके ऊपर एक पीस डील
बनवाई जा सकती है। Yeah, let's hope that नरीन sanity साहिबा, अगर आप prevails. इसको ये देखें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि जो गल्फ कंट्रीज है ना, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अपने हाथों में लेने। जब ठीक तक है। वो फॉरेन पावर्स या फॉरेन कंट्रीज को ये जॉब आउटसोर्स करते रहेंगे, उन कंट्रीज के मसाइल या प्रॉब्लम्स भी गल्फ कंट्रीज को पार्ट ऑफ द face पैकेज करने बन हैं। जाएंगे।